पिछले लेक्चर में हमने बेसिक सी बात कर लिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। कूलम लॉ पे हम थोड़ी सी बात किए थे, ज़्यादा तो नहीं। आज भी हम कूलम लॉ पे आगे बात करेंगे, बट कूलम लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे बेसिक पूछना चाहूँगा। इन क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए कि आपसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि काफ़ी फंडामेंटल, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और कल के लेक्चर के बाद मुझे लगता है कि आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। बट वही है कि आप थोड़े पेशेंस के साथ इसको सोचें। ओके, तो हियर वी गो। अपने पास क्या है ना, एक स्फीयर है, इस पे चार्ज माइनस है, नेगेटिवली चार्ज है। ओके, और इसके बाजू में हमने एक दूसरा स्फीयर ला के रख दिया और इस पे हमें नहीं पता कि चार्ज कितना है, बस ये पता है कि ये कंडक्टिंग है। ओके, हमें ये पता है कि ये कंडक्टिंग है, बट हमें ये नहीं पता कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है। हमें एक और चीज़ पता है कि ये जो इस स्फीयर को अगर मैं बी बोल दूं और इसको ए बोल दूं, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए जो है, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, मतलब इधर की तरफ लग रहा है फोर्स। ओके, तो हमें क्या क्या पता है कि जो बी है वो कंडक्टिंग है, दूसरा हमें उस पर फोर्स पता है कि वो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है बी के टुवर्ड्स। तो आपको बताना है कि जो बी पे चार्ज है वो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मैंने पहले ही बता दिया है कि क्यू प्लस ग्रेटर देन क्यू माइनस। ए पॉजिटिव का मतलब होता है, मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, सेकंड ऑप्शन नेगेटिव या थर्ड ऑप्शन न्यूट्रल। तो आप 2 मिनट अपना टाइम लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और अच्छे से सोच के लिखिए, गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप लोगों ने अभी तक जो भी है वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिख दिया होगा सोच के। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है डेट इज, तीनों ही आंसर इसके सही होंगे। ये पॉजिटिव हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है और न्यूट्रल हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। न्यूट्रल वाला तो हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि न्यूट्रल होने पे क्या होगा। न्यूट्रल पे अट्रैक्शन आता है, तो पिछले लेक्चर का ही क्वेश्चन है, तो आई थिंक न्यूट्रल वाला तो फंडा क्लियर होगा आपको। पॉजिटिव होगा तो ये भी तो आपको बेसिक क्लियर होगा ही कि अगर एक क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है तो इनके बीच का फोर्स अट्रैक्शन का होता है। आपको ये तो बात पता ही होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है और नेगेटिव नेगेटिव में रिपेल होता है। तो ये बात तो आपको पता है, तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये तो पता चल जाएगा कि अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी आप सबको क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव पे तो अट्रैक्शन होता ही है। ओके, प्रॉब्लम कहीं पे आ रही होगी तो आपको नेगेटिव में आ रही कि नेगेटिव में अट्रैक्शन कैसे हो जाएगा। तो मैं इसी को ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, नेगेटिव में कैसे अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, Q माइनस ग्रेटर देन Q प्लस, यही नेगेटिव का मतलब है। तो हम ट्राई करते हैं कि फोर्स लिखते हैं। यहाँ पे अपने पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिवली चार्ज है। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज के बाजू में जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया और कंडक्टिंग है, तो कंडक्टर में क्या होगा, चार्ज फ्री टू मूव है। तो क्या होगा ना कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे फ्री टू मूव, वो तो इधर आ जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएंगे। और इसको मैंने बोल दिया R प्लस और इसको बोल दिया R माइनस। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, Q माइनस ग्रेटर देन Q प्लस है और R माइनस भी ग्रेटर देन R प्लस है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था आपको। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, K Q। तो इस चार्ज को मैं अगर कैपिटल Q बोल देता हूँ, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, K इंटू कैपिटल Q। अगर मैं फोर्स पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण बात करूँ, तो इस वाले चार्ज के कारण अगर मैं फोर्स करूँ तो F K Q पॉजिटिव अपन R पॉजिटिव का स्क्वायर, और F नेगेटिव की मैं बात करूँ तो Q नेगेटिव अपन R नेगेटिव का स्क्वायर।
अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, चूंकि Q पॉजिटिव तो छोटा है तो इसके कारण फोर्स F माइनस से कम आएगा क्योंकि Q नेगेटिव बड़ा है। ओके, बट यहाँ पे देखिए R पॉजिटिव छोटा है और R नेगेटिव बड़ा है, मतलब R के कारण जो ये फोर्स पॉजिटिव का आ रहा है वो ज़्यादा बड़ा आ रहा है और F नेगेटिव का छोटा आ रहा है F पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि R जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होगा, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। तो F पॉजिटिव के लिए Q तो छोटा है मगर R भी छोटा है, उसके कारण क्या हो रहा है, F उसके कारण इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक फैक्टर तो फोर्स को बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर है कि फोर्स को कम कर रहा है। तो ऐसा कभी ना कभी कंडीशन तो आ सकता है नहीं कि Q प्लस तो छोटा हो मगर R प्लस इतना ज़्यादा छोटा हो जाए R माइनस से कि F प्लस F माइनस से ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल तो है ना कि F प्लस F माइनस से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि इस पर चार्ज तो नेगेटिवली ही हो लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अपने पास अगेन वही एक स्फीयर है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी एक स्फीयर है, इस पे अगेन हमें चार्ज नहीं पता है, वही कंडक्टिंग स्फीयर है। बट अब की बार हमें क्या गिवन है ना कि ए रिपेल हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन का नहीं रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको अगेन हम ए और इसको बी बोल रहे हैं। तो आपको वापस वही बताना है कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स सॉरी फोर्स नहीं, इस पे फोर्स अगर रिपल्सन का लग रहा है तो इस पे चार्ज कौन सा होगा। आपका ऑप्शन वही है, नेगेटिव, बी पॉजिटिव और सी न्यूट्रल। अगेन वीडियो को 2 मिनट पॉज करें, लॉजिकली सोचें, आपको लॉजिकली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई टफ सवाल नहीं है, वीडियो को पॉज करें, सोचें, जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आंसर बताना चाहूँगा, द आंसर इज ओनली नेगेटिव, डोंट बी शॉक। क्यों ओनली नेगेटिव होगा? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो पोलराइज हो कि इधर तो पॉजिटिव आ जाएगा और इधर नेगेटिव आएगा। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर मैं बात कर रहा हूँ केस 1, Q प्लस इज ग्रेटर देन Q माइनस, पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो फोर्स प्लस क्या हो जाएगा, K, इस पर वही बात कर लेता हूँ, कैपिटल Q चार्ज है तो Q प्लस, इसको मैं R प्लस कहता हूँ और इसको मैं R माइनस कहता हूँ, तो K Q प्लस अपॉन R प्लस का स्क्वायर, और F माइनस क्या आ जाएगा, K Q माइनस अपॉन R माइनस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे Q प्लस भी बड़ा है और R प्लस भी छोटा है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि F प्लस ग्रेटर देन F माइनस होगा। तो यहाँ पे हर बार जितने भी बार आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा F प्लस ग्रेटर देन F माइनस ही आएगा। ठीक है, इसमें कभी भी एक्सेप्शन आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि Q प्लस भी बड़ा है और R प्लस भी छोटा है, तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि F माइनस से छोटा आ जाए F प्लस। ठीक है, तो आई थिंक प्लस वाली कंडीशन तो समझ में आ गई। न्यूट्रल वाले मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बता दिया था, तो न्यूट्रल भी नहीं हो सकता, प्लस भी नहीं हो सकता। अब एक लौती बात चीज बच्ची नेगेटिव, तो नेगेटिव अभी पिछले एग्जाम्पल में ही देखा था कि कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी फोर्स हो सकता है और रिपल्शन का भी फोर्स हो सकता है अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उससे यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये चार्ज क्या हो सकता है, बस यही इसमें ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है कि Q माइनस ग्रेटर देन Q प्लस हो, तभी जाके इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है। क्योंकि एक नेगेटिव वाले केस में दोनों चीज पॉसिबिलिटीज है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही छोटी मोटी, तो आप उसको कमेंट में लिख दें, मैं डेफिनेटली आपका कमेंट रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपको प्रॉब्लम है। ओके, वरना आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है फोटोन_फोटोन_0
GALXY गैलेक्सी अंडरस्कोर, इस नाम से आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें तो हमारा पेज आ जाएगा। वहाँ पे भी आप मुझे DM करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेना पसंद करेंगे, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही दीजिएगा, क्वेश्चन ना भी हो तो। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अगेन अपने पास एक स्फीयर है और अपने पास दूसरा स्फीयर है। अब की बार हमें पता है कि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, ओके। वही कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अपने को इस बार चार्ज पता है, अपने से पूछा जा रहा है कि फोर्स क्या होगा, लेफ्ट में, बी राइट में, सी 0। आपको बताना है कि इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा। तो अगेन वही बात है, 2 मिनट सोचिए, कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके, जो भी आपको आंसर लगे, ठीक है। आई होप आपने अभी तक आंसर कमेंट कर दिया होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज, तीनों ही पॉसिबिलिटीज है। फोर्स लेफ्ट में भी लग सकता है, फोर्स राइट में भी लग सकता है, और फोर्स 0 भी हो सकता है। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए पिछले 2 क्वेश्चन जिसमें हमने किए थे, तो नेगेटिव पे हमने प्रूव कर दिया था कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। तो अट्रैक्शन होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी, रिपल्शन होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगी। और भैया F प्लस इक्वल टू जो क्यू प्लस अपॉन आर प्लस स्क्वायर होता है, और F माइनस इक्वल टू क्यू माइनस अपॉन आर माइनस का स्क्वायर होता है। इनका कोई ना कोई अरेंजमेंट तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जब F प्लस इक्वल टू F माइनस हो जाएगा, और इनफैक्ट आप चाहो तो इक्वेट करके निकाल भी सकते हो कि किस आर के वैल्यू पे F प्लस इक्वल टू F माइनस आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि लेफ्ट में भी फोर्स लग सकता है, राइट में भी फोर्स लग सकता है, और 0 भी फोर्स हो सकता है। आई होप इस बात पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, आप लोग में से हो सकता है कि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं, स्फीयर कंडीशन स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, तो हम कूलम लॉ को इतने आसानी से कैसे लगा पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इसमें कूलम लॉ नहीं लग सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लगा रहा हूँ। एग्जैक्टली कूलम लॉ से जो इसकी वैल्यू आ रही है वो नहीं आएगी, बट मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इस पे जो इधर वाले चार्ज है उसको मैं एक ही पॉइंट पे कंसीडर कर रहा हूँ, इधर वाले को एक ही पॉइंट पे कंसीडर कर रहा हूँ। इसलिए हम कूलम लॉ को मतलब लगा रहे हैं, लगाना सही नहीं होगा, बट हाँ इसका जो आंसर होगा उसमें परसेंटेज एरर काफ़ी कम होगा, इसलिए हम लगा ले तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। हम कंपेयर करने के लिए लगा सकते हैं। हमसे अगर एग्जैक्ट कोई फोर्स की वैल्यू पूछ देगा तब हम कूलम लॉ यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, बट अदरवाइज बस हमसे पूछा जा रहा है कि अट्रैक्शन का फोर्स है, रिपल्शन का फोर्स है, तो कूलम लॉ हम एकदम मजे से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगेन हम बैक आते हैं अपने वहीं पे से स्टार्ट करते हैं जहाँ पिछला लेक्चर हमने छोड़ा था, डेट इज कूलम लॉ। तो पिछले लेक्चर में हमने कूलम लॉ के बारे में बात की थी, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा कि कूलम लॉ में हमने क्या बात की थी पिछले लेक्चर में, ओके। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ना कि कूलम लॉ का जो स्केलर फॉर्म होता है उसमें फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे एक Q1 हुआ, एक Q2 हुआ, और इनके बीच का सेपरेशन R है, और एक किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज पे भी मैंने बता दिया था कि पॉइंट चार्ज का क्या मतलब हुआ कि चार्ज की जो साइज है वो उनके बीच के डिस्टेंस से बहुत बहुत छोटी हो, तो हम उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। आज हम कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो चार्ज को डालना है विदाउट साइन डालना है। अब हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। और विदाउट साइन अगर डाले हैं तो हमसे पूछा जाए कि फिर भी फोर्स की डायरेक्शन किधर हो, तो हम अपने कॉमन सेंस से बता देंगे। अगर सेम फोर्स सेम चार्ज हो तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्शन होगा। तो ये हम अपने कॉमन सेंस से बता देंगे स्केलर फॉर्म जब भी यूज करेंगे तब, ओके। अब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म में फोर्स इक्वल टू क्या होता है ना, वो हम कैलकुलेट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं ना कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं,
हमारा चार्ज Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, और जो इनके बीच का सेपरेशन है उसको मैं R बोल रहा हूँ। ओके, R वेक्टर है जो इनके बीच का सेपरेशन है। तो जो फोर्स हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। और यहाँ पे जो Q1 Q2 डालेंगे ना, यहाँ पे जो Q1 Q2 डालेंगे वो विथ साइन डालेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख ले, तो यहाँ पे जैसे ही Q1 Q2 को विथ साइन डालेंगे अपने को फोर्स डायरेक्शन के साथ पता चल जाएगी। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 1/4 ई नॉट को हम के भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है। फाइन, ये बात आपको याद रखनी है कि के की वैल्यू क्या होती है। अगर आप बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स में कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आपको कूलम लॉ लगाना हो तो हमेशा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखें। बाकी जेई वगैरह में या नीट वगैरह में आप के लिख के अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, लेकिन बोर्ड में कभी भी के ना लिखे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखें। ओके, तो ये होगी कॉलम लॉ के बारे में जितनी भी छोटी बातें हमें जाननी थी, ये बेसिकली लॉ के बारे में हमें पता चल गया। ओके, अब यहाँ पे जो अगला सेगमेंट है हमारा, उसमें मैं क्या आपसे पूछने वाला हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात बताना चाहूँगा। कॉलम लॉ तो चलिए ठीक है, एकदम बढ़िया चीज़ थी, कोई दिक्कत था नहीं उससे। हम फोर्स तो दो चार्ज के बीच का निकाल रहे थे, बट कॉलम लॉ से उतने लोग जो फिजिक्स वाले लोग थे उतने इम्प्रेस्ड नहीं थे। इनफैक्ट जो कॉलम लॉ देखने में बिल्कुल न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह लगता है, तो इनफैक्ट न्यूटन भी अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से खुश नहीं था। उसको पता तो चल गया था कि फोर्स इनके बीच में G m1m2/r² लग रहा था, लेकिन वो इस बात से कभी कन्विंस नहीं हो पाया कि एक यहाँ पे रखी हुई चीज़ इससे हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पे रखी हुई चीज़ पे फोर्स कैसे लगा सकता है। तो इस चीज़ से न्यूटन कभी इम्प्रेस हुआ नहीं था, उसका भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था अपने खुद के ही लॉ से, ग्रेविटेशनल लॉ से। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ी सी बात बाद में करेंगे जब हम फील्ड पढ़ रहे होंगे। ओके, तो हम फील्ड को स्टार्ट करते हैं कि फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि यार कोई चार्ज यहाँ क्यू रखा हुआ है, तो यहाँ वाले चार्ज क्यू पे फोर्स कैसे लगाएगा। तो इसका जो आइडिया दिया वो सर माइकल फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। उन्होंने बोला था ना कि यहाँ पे रखे हुए चार्ज, यहाँ पे रखा हुआ चार्ज यहाँ के रखे हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है। यहाँ पे रखा हुआ चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है और वो फील्ड यहाँ तक जाती है और इस फील्ड पे फोर्स लगता है। ये फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाता है। मतलब ये क्यू इस क्यू पे फोर्स नहीं लगाता है, इस क्यू के कारण जो फील्ड जनरेट हो रही है वो फील्ड इस क्यू पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पे क्यू है तो इसके कारण क्या होगा, हर डायरेक्शन में एक फील्ड जाएगी, और अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q2 आ गया तो इस Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो इस चार्ज Q के कारण नहीं, यहाँ पे जो फील्ड है उस फील्ड के कारण लगेगी। ये बात बोली थी सर माइकल फैराडे ने। ओके, मैं फैराडे के बारे में काफी कुछ बात करूंगा आगे। तो हम फील्ड कैसे निकालें? तो फील्ड क्या होता है ना, जैसे कि अपना F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² था, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा ना कि ये वाला जो टर्म हुआ ना इसको हमने बोल दिया फील्ड ड्यू टू Q1। तो आज के बाद हमें कभी भी बोला जाए कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है और इसके कारण फील्ड निकालना है E, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, इससे अगर अपने को R डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे R², और ये E का फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके, तो इस फॉर्मूले को तो आपको याद रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए। तो
इस चीज़ को आप कभी ना भूलें, मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ये तो होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, ओके। तो जैसे कि अपने पास चार्ज Q है और एक दूसरा चार्ज है जो 4Q है, ओके। तो आपको बताना है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो A है। तो आपको बताना है कि फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, E इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगी। ये आपको 2 मिनट सोचना है, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ओके। जो भी आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आई होप अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, आई थिंक कैलकुलेट कर लिया होगा आंसर आपका जो भी हो, ओके। मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन कैसे होगा ना, हम क्या करेंगे, पहले तो इस क्यू के कारण फील्ड लिखेंगे। लेट से हम मान लेते हैं कि फील्ड, हम पहले तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि फील्ड कहाँ जीरो होगी, ठीक है। तो लेट से हमने क्या बोला ना कि फील्ड यहाँ पे इस बड़े पॉइंट पे जीरो होगी, ओके। हम क्या बोल रहे हैं कि इस बड़े पॉइंट पे फील्ड जीरो होगी। तो इस डिस्टेंस को हमने x बोल दिया, तो a वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a माइनस x हो जाएगी, ओके फाइन। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इस x को निकालना है, ओके। तो हम e ड्यू टू q लिख लें, तो e q क्या हो जाएगा, k q अपॉन एक्स स्क्वायर, और e ड्यू टू 4q क्या हो जाएगा, k 4q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब फील्ड जहाँ पे जीरो होगी वो वहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ई क्यू इक्वल टू ई 4q जहाँ पे भी होगा वहीं पे फील्ड जीरो होगी। तो हम के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 4q अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे ए निपट गया, कोई डाउट इसमें तो होना नहीं चाहिए। अब हमने क्या बोल दिया, 4x स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए 2x का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस ए माइनस एक्स इंटू 2x माइनस ए प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू माइनस ए आ गया, और x इक्वल टू कितना आ गया, a/3 आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो मैंने नहीं बताया था, उसके कारण शायद आपका आंसर नहीं भी आया हो। ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसके कारण जो फील्ड होती है ना हमेशा अवे होती है, ऐसी होगी, खुद से दूर होगी। और जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, इनके कारण जो फील्ड आएगी ना, इनके टुवार्ड्स आएगी, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड कहाँ जाएगी, चार्ज से अवे जाएगी, और नेगेटिव चार्ज में कैसे आएगी, टुवार्ड्स आएगी। तो यहाँ पे हम वापस से आते हैं, तो यहाँ पे फील्ड किधर होगी, अगर इस पे देखें तो यहाँ पे होगी। तो हमारा 2 आंसर आया, तो हम पहले a/3 पे देखते हैं कि क्या फंडा हो रहा है। तो a/3 मानो या ना मानो यही वाली पोजीशन होगी। तो यहाँ पे इसके कारण जो फील्ड होगी इधर होगी, और इसके कारण जो फील्ड होगी इधर होगी। तो यहाँ पे क्या जीरो हो सकता है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड है। अब हम देखते हैं कि माइनस ए पे क्या काम होगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे। तो माइनस ए कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे होगा, और माइनस ए पे इसके कारण फील्ड किधर होगी, इधर होगी, और इसके कारण फील्ड इधर किधर होगी, इधर होगी। तो दोनों के कारण फील्ड सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये कभी भी जीरो तो हो नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल कि यहाँ पे जीरो हो। तो सवाल आता है कि यहाँ पे ये आंसर में आया क्यों, जब ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर में इसलिए आया क्योंकि हमने
बिना साइन कंसीडर किए बस इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर दिया था। तो जो माइनस क्यू के कारण भी जो मैग्नीट्यूड आता वो भी यही आता। और यहाँ पे अगर क्यू की जगह अगर माइनस क्यू होता तो फोर्स a/3 की जगह -a पे 0 होता, अगर क्यू की जगह माइनस क्यू होता तो। ठीक है, तो ये इसके कारण दो दो आंसर आया क्योंकि हम बस मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे थे। तो ये बात तो हो गई कि फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। तो फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, a/3 पे जीरो होगा। कैसे निकालना है आप समझ ही गए होंगे। चिंता मत कीजिए, फील्ड की जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी इस प्रॉपर्टी पे मैं अगले लेक्चर पे काफ़ी डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो इस बात को लेकर टेंशन नहीं लीजिए कि ये बाहर की तरफ निकल रहा है अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस बात पे टेंशन की कोई बात है नहीं। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी और बात करना चाहूँगा, एकदम बेसिक सी। हम जो बात करने जा रहे हैं ना, हमें ये पता करना है ना कि लेट से ये अपनी एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स में किसको बोल रहा हूँ, इसको एक्स में बोल रहा हूँ। ओके, और इसको मैं ई बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको ई का वेरिएशन विथ एक्स बताना है, ड्रॉ करना है। तो अगेन आप 2 मिनट का टाइम लीजिए। जो भी आपका आंसर, सॉरी आंसर तो कमेंट नहीं कर सकते, अपने कॉपी में ड्रॉ करें और बाद में मैच करें। कमेंट तो कर नहीं पाइएगा, फोटो का ऑप्शन शायद यूट्यूब में होता नहीं है। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि इसको कैसे निकालें। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जस्ट x इक्वल टू 0 प्लस, मतलब इस वाले पॉइंट पे हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो x इक्वल टू 0 प्लस मतलब यहाँ पे लाइट मैं एक वाला अलग से इसको क्यू है, ये 4q है। ठीक है, और इसको मैं x बोल रहा हूँ। तो x इक्वल टू 0 प्लस पे मामला क्या होगा हमें ये देखते हैं। x इक्वल टू 0 प्लस लगभग यहाँ पे, ओके, मतलब यहाँ पे r टेंड्स टू 0 है फॉर q के लिए। तो q के लिए अगर r टेंड्स टू 0 है तो f क्या हो जाएगा, kq अपॉन 0 स्क्वायर, इनफैक्ट 0 प्लस स्क्वायर। तो ये क्या इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरह। इतना तो आपको लिमिट पता ही होगा, आप अभी तक शायद मैथ में पढ़ लिए होंगे लिमिट। तो क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ओके, और क्यू के 4q के कारण जो भी फोर्स हो प्लस इन्फिनिटी में ही ऐड हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा वो लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 0 प्लस पे। ओके, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गई, इसको मैं a/3 बोल रहा हूँ और इसको मैं a बोल रहा हूँ। ओके, अब हम देखते हैं a पे क्या फोर्स होगा। a वाली डिस्टेंस क्या है, a पे। तो a नेगेटिव की बात हम करें तो a नेगेटिव पे कितना आएगा a नेगेटिव 4q के लिए यहाँ पे r कैसा आएगा, 0 माइनस की तरफ, 0 माइनस की तरह आएगा। ओके, मतलब डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ पे 0 माइनस जैसे ही डालेंगे तो जो फोर्स आ जाएगा वो माइनस इनफाइनाइट जैसी आएगी। तो ए नेगेटिव पे जो फोर्स आएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो। और वैसे ही जैसे ही ए पॉजिटिव जस्ट इसके इस साइड पे बात करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस आ जाएगा, तो अगेन इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसके कारण जो यहाँ पे फील्ड आएगी वो यहाँ पे ए आ जाएगी। इस फोर्स नहीं, सॉरी फील्ड होगा क्योंकि हम फील्ड को कैलकुलेट कर लें। ओके, तो ए प्लस पे पॉजिटिव इनफाइनाइट में फील्ड आएगा और ए माइनस पे नेगेटिव इनफाइनाइट में फील्ड आएगा। ओके, और ए इक्वल टू इन्फिनिटी डालते हैं तो आर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। ओके, फोर्स टेंस टू 0 हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली इधर देखें तो जैसे ही 4q के लिए आर इक्वल टू 0 नेगेटिव डालेंगे, यहाँ पे 0 नेगेटिव डालेंगे q के लिए, आर इक्वल टू 0 नेगेटिव, तो फोर्स फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। और जैसे ही इनफाइनाइट डालेंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इनको हमें आपस में बस ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से तो एक जाएगी ही, 0 होगी, तो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, ये कुछ ऐसा दिखेगा आई गेस।
ये कुछ ऐसा होगा, माफ़ कीजिए मैं फिर से बना देता हूँ, थोड़ा ठीक नहीं बना।